हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे, वन बाय वन सेक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया था, तो आज बारी है सेक्शन 2 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 2। देखिए, सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 डिफाइन करता है डेफिनेशन। क्या होता है, मैं आपको थोड़े सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि हर एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बार बार यूज आएगी, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो बार बार यूज आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 में जनरली सभी एक्ट के सेक्शन 2 में उन वर्ड को क्या कर दिया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ताकि बार बार उनको डिटेल में ना समझाना पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक क्लासरूम, एक स्कूल है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, अब स्कूल में डिफरेंट क्लासेस के बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास के भी है, सेकंड क्लास के भी हैं, थर्ड क्लास के भी हैं। अब अगर प्रिंसिपल को अनाउंसमेंट करनी होगी तो क्या वो ये लिखेगा कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट ध्यान से सुने, सेकंड क्लास के सुने, थर्ड क्लास के सुने, फोर्थ क्लास के सुने? तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, तो एक वन वर्ड मान लीजिए आप, उसकी जगह यूज किया गया क्या, स्टूडेंट। और पहले ही लिख दिया गया कि जब जब हम स्टूडेंट कहेंगे उसका मतलब 1 to 12 के सारे बच्चे उसमें इंक्लूड होंगे। ये बात पहले ही बता दी गई। तो अब आप सोचिए कि जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होगी, प्रिंसिपल सिर्फ स्टूडेंट वर्ड लेगा यूज में, और सब समझ जाएंगे कि ये नोटिफिकेशन सबके लिए है। समझ गए आप? तो ऐसे कुछ वर्ड डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही अब जैसे मान लो हम कहते हैं एक्ट में लिखा है, एक्ट में लिखा है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं एक्ट में लिखा है। कोई आपसे पूछे भाई कौन से एक्ट में लिखा है, तो ये पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि जब भी हम एक्ट कहेंगे, आप उसका मतलब ये समझना कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बार बार पूरा नहीं लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, हम बार बार नहीं लिखेंगे। अगर हमने एक्ट वर्ड लिखा है तो उसका मतलब आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही समझेंगे। समझ पा रहे हैं कि डेफिनेशन क्यों दी जाती है? अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि डेफिनेशन क्यों दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि ये डेफिनेशन क्यों दी जाती है, ताकि कुछ वर्ड्स को पहले ही डिफाइन कर दिया जाए और बाद में जब उन वर्ड्स को यूज किया जाए तो किसी के मन में ये डाउट ना आए कि तब ये क्या है वर्ड, इसमें कौन कौन आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, पर हम सारी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारी हमारे लिए एक तो रिलेवेंट नहीं है, दूसरा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेफिनेशन काम में आएगी। जैसे हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे कुछ डेफिनेशन काम आएगी, बीएनपी पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ डेफिनेशन काम आए। तो फिर उन डेफिनेशन को मैं वहीं पे कोट कर दूंगा जहाँ पे वो रिलेवेंट। ठीक है, अभी जो है बेसिक में जो डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सेक्शन 27 में क्या लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 27 में, जिसमें कहा गया एसएससी वर्ड को डिफाइन किया गया। आपने बहुत बार इनकम टैक्स में एसएससी वर्ड सुना होगा। एसएससी ने ये किया, एसएससी ने वो किया, एसएससी को नोटिस मिला, एसएससी ने रिटर्न फाइल कर ली। ठीक है, एसएससी को टैक्स भरना है वगैरह। तो सबसे पहले इसी वर्ड को डिफाइन किया गया कि एसएससी है क्या। इनकम टैक्स में देखिए एसएससी का मतलब क्या है, ए पर्सन, एक पर्सन। अब ये पर्सन मतलब, तो इनकम टैक्स में इसको भी डिफाइन किया गया है कि पर्सन में कौन कौन आता है। क्योंकि सबसे पहला डाउट यही क्रिएट होता है कि इन्होंने लिखा एक पर्सन, अब पर्सन कौन होता है, उसके लिए पर्सन को भी डिफाइन किया गया सेक्शन 231। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे यहीं पे। देखिए ये रहा, कि मैं आपको इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया देखते हैं। ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum। any other sum का मतलब क्या है, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई पेनल्टी हो सकती है, कोई फाइन हो सकता है, जो भी इनकम टैक्स एक्ट में आता है। तो एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी एक्सेट्रा का पेमेंट करना है, आप उसके लिए लाइबल है, तो फिर आप कर सकते हैं।
कई बार जब हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं सर जो टैक्स पे करता है वो पर्सन पे, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पार्शियली गलत होगा। जो टैक्स पे करता है वो असेसी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जो टैक्स नहीं पे करता पर लाइबल है वो भी असेसी। मतलब टैक्स के पेमेंट से ये डिसाइड नहीं होता कि आप असेसी हो या नहीं हो, डिसाइड इससे होता है कि आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो या नहीं हो, आपका टैक्स पेबल है या नहीं है, तो आप क्या है असेसी। जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम है 10 लाख, मेरा टैक्स बनता है पर मैं पे नहीं करता, ठीक है, टैक्स बनता है पर मैं पेमेंट नहीं करता, तो क्या आप मुझे एसएससी नहीं कहेंगे? नहीं, आप मुझे एसएससी कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल तो हूँ, सिर्फ मैं टैक्स पे नहीं करता, इसलिए ये कहना कि मैं एसएससी नहीं हूँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एसएससी में कौन कवर होता है? जिसको टैक्स, फाइन, पेनल्टी ऐसा कोई भी अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में अगर पे करना है, पे करने के लिए लायबल है, तो वो पर्सन फिर एसएससी में कवर होता है। ओके, आगे देख लेते हैं इंक्लूड, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है आगे और बताया गया है। एवरी पर्सन इज रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अब ये प्रोसीडिंग क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें कई सारे सेक्शन हमारे पास होते हैं, 143 हो सकता है, 144 हो सकता है, ठीक है, 147 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं, 153 हो सकता है, मतलब स्क्रूटनी, सर्च, रीअसेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोसीडिंग अगर इनमें से कोई भी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ इस सेक्शन में चल रही है तो आप भी एसएससी की डेफिनेशन में आ जाते हैं। साथ ही साथ लिखा है कि आपके लिए प्रोसीडिंग चल रही हो या किसी और पर्सन के लिए प्रोसीडिंग चल रही हो जिसके लिए लाइबल आप, तो भी आप एसएससी की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, ठीक है, अगर किसी और की इनकम के लिए आप असेसेबल है तो भी आप एसएससी के डेफिनेशन में। आगे लिखा गया है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी। अभी डीम्ड टू बी एसएससी का मतलब क्या है? इसको कहते हैं डीम्ड एसएससी। जब आप कहेंगे कि ये डीम्ड एसएससी क्या है, देखिए डीम्ड एसएससी का मतलब है माना गया एसएससी। आप एसएससी नहीं है, आपकी इनकम नहीं है, पर दूसरे की इनकम के लिए आपको एसएससी मान लिया जाता है। इन दैट केस डीम्ड एसएससी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आप कहेंगे सर ये डीम्ड एसएससी कहाँ होता है और किसके लिए होता है, तो बता देते हैं आपको किसके लिए होता है। मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? अब या तो इन्होंने अपनी वसीयत लिखी होगी, विल लिखी होगी, या विल नहीं लिखी, हो सकता है, बोलिए हाँ या ना, हो सकता है। अगर इन्होंने अपनी वसीयत लिखी है तो जिनके नाम इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है वो इनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डीम्ड एसएससी हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एग्जीक्यूटर, वो डीम्ड एसएससी हो जाएगा। और मान लीजिए इन्होंने अपनी वसीयत नहीं लिखी, तो जो एल्डेस्ट सन होता है, बड़ा बेटा होता है, वो उनकी टैक्स के लिए लायबल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीम्ड एसएससी कहेंगे। तो ये एक एग्जांपल भी मैंने आपको डीम्ड एसएससी का दे दिया। आगे कहा गया एवरी पर्सन हु इज टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर कोई पर्सन एसएससी इन डिफॉल्ट है, तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो हम बात कर रहे थे एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1950। अगर कोई एसएससी इन डिफॉल्ट है, अगर कोई एसएससी इन डिफॉल्ट है तो वो भी डीम्ड एसएससी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। कैसे?
लीजिए, असेसी इन डिफॉल्ट कौन होता है? अगर किसी को टैक्स पे करना है और वो अपना टैक्स पे करने में नाकाम रहता है, ठीक है, मतलब अपने टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, फेल टू पे टैक्स, तो वो भी एसएससी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है और फेल टू डिडक्ट टीडीएस, वो टीडीएस काटने में नाकाम हो जाता है, तो वो भी एसएससी इन डिफॉल्ट में इंक्लूड हो जाएगा। किसी को एडवांस टैक्स पे करना है और वो उसका पेमेंट नहीं करता है, तो फेल टू पे एडवांस, वो पर्सन भी किसमें आ जाता है? एसएससी इन डिफॉल्ट में। और ये सारे लोग किसमें इंक्लूड है? एसएससी के डेफिनेशन में। आई होप एसएससी वर्ड को आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पर्सन वर्ड को डिफाइन किया गया, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया था कि एक पर्सन जिसको टैक्स पे करना है वो एसएससी है, ठीक है। तो फिर ये भी तो जानना पड़ेगा कि पर्सन कौन है और इनकम टैक्स में कितने पर्सन होते हैं। तो देखिए 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया है और 7 तरीके के पर्सन बताए गए हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि सर इनकम टैक्स में कितने पर्सन होते हैं, तो आंसर होगा 7 तरीके के पर्सन होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 7 स्टेटस हैं या 7 तरीके हैं जहाँ से आप जिन रूप में आप बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उन सभी रूप में आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले बोला गया है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, सिंगल पर्सन का बिजनेस, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग कोई पर्सनल इनकम कमा रहा है, अपनी सिर्फ अपनी इनकम कमा रहा है, अपने स्टेटस में कमा रहा है। जैसे आप सैलरी कमाते हैं इंडिविजुअल में, आपको इंटरेस्ट कमाते हैं इंडिविजुअल में, तो आप अगर अपने ही नाम से कोई काम कर रहे हैं और उससे इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल में कवर हो, ठीक है। अगर आप एज ए जॉइंट फैमिली काम कर रहे हैं, तो आप एचयूएफ में कवर होंगे, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। छोटी सी बात, क्या सभी लोग एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है हिंदू, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन नहीं बना सकते हैं, उनके अलावा सभी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जैन है, सिख है, वो सब ये बना सकते हैं एचयूएफ, मुस्लिम और क्रिश्चियन को एचयूएफ बनाना अलाउ नहीं, ओके। नेक्स्ट, कंपनी, आप कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं, वो भी एक पर्सन होगा। फॉर्म, आप पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें एलएलपी और लिख लो आप एलएलपी के रूप में आप काम कर सकते हैं। एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दो वर्ड यहाँ पे किए बताए गए हैं आपको, एओपी और बीओआई। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एओपी और बीओआई के रूप में काम कर सकते हैं। अब एओपी बीओआई तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मैं इनको आसान करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने जॉइंट वेंचर नाम सुना होगा, जॉइंट वेंचर नाम सुना होगा आपने। जॉइंट वेंचर अगर आप करते हैं किसी के साथ, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंक्लूड। देखिए, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तो काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप रजिस्टर्ड होंगे एज ए पार्टनरशिप फॉर्म, तब तो आप फॉर्म में चले जाएंगे। और अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, आप ऐसे ही चला रहे हैं, तो फिर आप एओपी में कवर होंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कवर, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया ना पर्सन, इसमें भी ये सातों पर्सन आते हैं। ये जो वर्ड यूज किया गया ना एओपी में पर्सन, इसमें भी ये सारे पर्सन आते हैं। इसका मतलब एओपी में कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक इंडिविजुअल ने और एक कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, तो वो एओपी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी भी मेंबर है और वो इंडिविजुअल भी मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप। यहाँ पे स्पेशली क्या बोला, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का एक ग्रुप। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर हो सकते हैं, इसमें कोई फॉर्म या कोई कंपनी मेंबर नहीं हो सकती, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर्सन कौन है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है।
जो आपके जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम ये सब कवर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं वो सब इसमें कवर है। और लास्ट पॉइंट कहा गया है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर वाले किसी कैटेगरी में नहीं आया है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, अगर वो इसमें नहीं आए तो फिर बाकी किसी कैटेगरी में वो नहीं है तो वो यहाँ है। तो कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर वाले 6 कैटेगरी में कवर नहीं हुआ है वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकम टैक्स में 7%। क्या ये 7% एसएससी होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इनको टैक्स पे करने की लायबिलिटी है तो ये एसएससी है, वरना ये एसएससी नहीं है। इसका मतलब सारे एसएससी पर्सन हैं, पर सारे पर्सन एसएससी हो ये जरूरी नहीं। आई होप आपके ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको पता चले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे।